सोचो, एक कार जिसने पूरी दुनिया की इकॉनमी को रेस में दौड़ा दिया, और फिर एक ऐसा क्रैश हुआ जिसने सबको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कहानी है उस तूफान की जिसने सब कुछ तोड़ दिया और फिर सब कुछ नए सिरे से बनाया। तो चलो डाइव करते हैं इस अमेजिंग स्टोरी में। हमारी कहानी का नाम है टूटी दुनिया नए रूल्स। इसे हम 3 हिस्सों में समझेंगे। पहले, वर्ल्ड वॉर का झटका जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। फिर डिप्रेशन का तूफान जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को ही डुबा दिया। और आखिर में नई शुरुआत, जहां से सबक सीखकर नए रूल्स बनाए गए। तो शुरू करते हैं पहले झटके से, वर्ल्ड वॉर 1। देखो, ये सिर्फ एक और जंग नहीं थी, ये थी दुनिया की पहली मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। पर इसका मतलब क्या है? ऐसा क्या अलग था इसमें? ओके, सो ये जंग 1914 में शुरू हुई। यूरोप में बेसिकली 2 टीम्स बन गई थीं। एक तरफ थे एलाइज यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की। सालों तक ये लड़ाई चलती रही। फिर 1917 में अमेरिका की एंट्री हुई और उसने पूरा गेम ही पलट दिया। 1918 में जब ये तबाही खत्म हुई तो दुनिया पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। तो इसे इंडस्ट्रियल वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पहली बार मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और यहां तक कि केमिकल वेपन्स का इतने बड़े मैसिव स्केल पर इस्तेमाल हुआ। देशों की जो इंडस्ट्रीज थी ना, वो अब साबुन या कपड़े नहीं बल्कि हथियार बना रही थी, और लाखों सोल्जर्स को ट्रेनों में भरकर इन्हीं हथियारों से लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। और पता इस वॉर ने क्या किया? इसने पूरी इकोनॉमिक पावर का रिमोट कंट्रोल ही बदल दिया। इसको ऐसे समझो जैसे क्लास का मॉनिटर फेल हो गया और बैक बेंचर ने टॉप कर लिया। वॉर से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर था, मतलब सबको उधार देता था। लेकिन वॉर के बाद वो खुद अमेरिका से लिए गए कर्ज में डूब गया, और अमेरिका, जो पहले एक डेटर यानी कर्ज लेने वाला देश था, अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर यानी कर्ज देने वाला देश बन गया था। व्हाट अ फ्लिप! सिंपल शब्दों में, क्रेडिटर नेशन वो है जो दूसरों को लोन देता है, और डेप्टर नेशन वो है जो दूसरों से लोन लेता है। इस एक वॉर ने अमेरिका को दुनिया का नया इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया, और इस एक बदलाव ने आने वाली पूरी सदी की कहानी ही लिख दी। चलो अब आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर। वॉर के बाद ना अमेरिका में एक जबरदस्त बूम आया। इसे रोरिंग 20s भी कहते हैं। सब कुछ मस्त चल रहा था, पर इस पार्टी के पीछे एक बड़ा तूफान तैयार हो रहा था। इस बूम का इंजन था मास प्रोडक्शन। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये था कि असेंबली लाइन पर एक ही चीज को बहुत तेजी से और सस्ते में बनाया जाए। इसके पायनियर थे कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। उन्होंने अपनी फेमस टी मॉडल फोर्ड कार को आम आदमी तक पहुंचा दिया था। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ दिस बूम, 1919 में अमेरिका में 2 मिलियन कार्स बन रही थी। सिर्फ 10 साल में 1929 तक ये नंबर डबल से भी ज्यादा होकर 5 मिलियन क्रॉस कर गया। इकोनॉमी सच में रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रही थी। और सिर्फ कार्स ही नहीं, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, नए घर, सब कुछ खरीदा जा रहा था। लेकिन कैसे? आसानी से मिलने वाले लोन्स पर। लोगों की जेब में पैसा भले ही कम था, पर सपने बड़े थे, और बैंक उन सपनों को लोन से पूरा कर रहे थे। एक बबल बन रहा था, और सबको लग रहा था ये पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। और फिर 1929 में ये बबल फट गया। प्रोडक्शन अचानक नीचे, एम्प्लॉयमेंट खत्म, इंटरनेशनल ट्रेड जमीन पर आ गया। ये था द ग्रेट क्रैश ऑफ 1929, और इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी चपेट में ले लिया। इसी क्रैश ने शुरुआत की द ग्रेट डिप्रेशन की, जिसे हम महामंदी भी कहते हैं। ये 1930s का एक ग्लोबल क्राइसिस था। मतलब प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ट्रेड, सब में भयंकर गिरावट आई। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की इकोनॉमी अचानक से रुक गई हो। तो आखिर ये हुआ क्यों? इसको एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझो। पहला डोमिनो खेती में गिरा। इतना अनाज उगाया गया कि कीमतें क्रैश हो गईं। इससे अमेरिका में प्रॉब्लम शुरू हुई। दूसरा डोमिनो, यूएस लेंडर्स घबरा गए और उन्होंने यूरोप को दिए गए सारे लोन्स वापस मांगना शुरू कर दिए। इससे यूरोप के बड़े बड़े बैंक्स फेल हो गए। और फिर आखिरी डोमिनो, इसका असर वापस अमेरिका पर पड़ा, और वहां का पूरा बैंकिंग सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। यहाँ 1 मिनट रुकते हैं, पॉज एंड थिंक। 1920s में सब कितना अच्छा लग रहा था, राइट? फिर अचानक इतनी बड़ी मंदी कैसे आ गई? आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती क्या थी? इजी लोन्स, ओवर प्रोडक्शन, या कुछ और? नीचे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर बताइए। इस ग्लोबल डिप्रेशन का असर इंडिया पर भी भयंकर पड़ा। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो ट्रेड था वो लगभग आधा हो गया। सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी।
फसल के दाम गिर गए, लेकिन जो कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने टैक्स कम करने से साफ मना कर दिया। इससे गांव में गुस्सा बढ़ गया और महात्मा गांधी ने इसी माहौल में 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। तो इतनी तबाही के बाद क्या हुआ? यहां से शुरू होता है हमारा थर्ड एंड फाइनल पार्ट, नई शुरुआत। 2 वर्ल्ड वॉर्स और एक ग्रेट डिप्रेशन झेलने के बाद दुनिया के लीडर्स को फाइनली समझ आ गया कि अब ऐसे नहीं चलेगा। एक नया सिस्टम, नए रूल्स बनाने ही होंगे। इस पूरी तबाही से 2 बड़े सबक सीखे गए। पहला, मास प्रोडक्शन तभी काम करेगा जब मास कंजम्पशन हो। सिंपल है भाई, सामान बनाओगे तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, और वो तभी खरीदेगा जब उसके पास स्टेबल इनकम और नौकरी हो। और दूसरा सबक ये था कि दुनिया एक दूसरे से जुड़ चुकी है, इसलिए इस कनेक्शन को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। सिर्फ मार्केट के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। सो बेस्ड ऑन दीज लेसन्स 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 2 नए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक। इनका मकसद था आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल रखना, ताकि ऐसी तबाही दोबारा ना हो। इसे ऐसे समझा जैसे कोई गेम खेलने के बाद सबको रियलाइज हो कि रूल्स ही खराब थे। तो 1944 में ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर दुनिया के बड़े देश इकट्ठा हुए। सब ने मिलकर डिसाइड किया कि ग्लोबल इकोनॉमी के गेम को ठीक से खेलने के लिए एक नई रूल बुक बनाते हैं, और इस रूल बुक को लागू करने के लिए 2 नए रेफरीज रखे गए, IMF और वर्ल्ड बैंक। इन दोनों का काम अलग अलग था। IMF का काम था एक रेफरी की तरह। वो देखता था कि सब मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रेड और फाइनेंस आसानी से चले, उनके सरप्लसेस और डेफिसिट्स मैनेज हों। वहीं वर्ल्ड बैंक एक बिल्डर था। उसका काम था वॉर के बाद टूटे हुए देशों को दोबारा बनाने के लिए और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देना। तो ये सब आज क्यों मैटर करता है? सिंपल है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक आज भी एग्जिस्ट करते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी को चला रहे हैं। जब भी किसी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, जैसे हाल ही में श्रीलंका या पाकिस्तान में हुआ, तो IMF उन्हें लोन देता है, और वर्ल्ड बैंक आज भी डेवलपिंग कंट्रीज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स और हाईवेज को फंड करता है। यानी उस टूटी हुई दुनिया से निकले ये 2 इंस्टीट्यूशंस आज भी हमारी दुनिया पर गहरा असर डालते हैं। इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। हमने 20th सेंचुरी की तबाही से सीखकर जो रूल्स बनाए, जो इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, क्या वो आज की 21st सेंचुरी की बदलती दुनिया के लिए काफ़ी हैं? या फिर हमें एक नई रूल बुक की ज़रूरत है? सोचिएगा ज़रूर।